एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7th प्रेसिडेंट ने एक समय पे कहा था कि अगर लोगों को बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम की असलियत पता चल जाए तो कल सुबह तक क्रांति आ जाएगी। और वो ये बहुत पहले बोलते थे जब रिजर्व फेडरल का जन्म हुआ था। लेकिन उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में बहुत चेंजेस आए हैं और लोग, खासकर अमीर लोग, इसका फायदा उठा रहे हैं। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इस सिस्टम को नहीं समझते। उन्हें पता नहीं होता कि पैसे कैसे बनते हैं और बैंक कैसे काम करता है, जिससे इसका फायदा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही उठा रहे हैं। हेनरी फोर्ड, एक फेमस बिजनेसमैन, ने भी कहा था कि अगर लोगों को बैंकिंग सिस्टम की सच्चाई पता चल जाए तो उनका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, शायद एक क्रांति की शुरुआत। तो आज हम जानेंगे वो राज जो बैंक हमसे छुपाना चाहते हैं। क्या हैं वो बातें जिन्हें जानकर आप बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका, जहां कंज्यूमर डेट ऑलमोस्ट $16.1 ट्रिलियन है, घर की एवरेज डेट $158 से भी ज्यादा है और अमेरिका की जीडीपी $26.854 ट्रिलियन है। मतलब कि ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी डेट पे चल रही है। अब सोचो, अगर लोन इतना बुरा होता तो लोग और कंट्री लोन लेकर ग्रो क्यों होती? क्योंकि हर लोन बुरा नहीं होता। हाँ, शायद आपके पास कई लोन हो, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, या आपके पास कार लोन हो, या शायद आपके पास स्टूडेंट लोन हो, और आप सोच रहे हो कि आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी इस लोन को चुकाने में। तो कैसे लोन ट्रैप नहीं है? पर अमीर लोग लोन डेट का यूज करते हैं और अमीर बनने के लिए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लॉजिकली जो अमीर है वो लोन क्यों लेगा? लॉजिकली तो गरीब कैसा करना चाहिए। ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप सिर्फ एक बार ये समझ जाएं कि बैंक पैसे कैसे कमाती है। और यहाँ मैं पैसे छापने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है। सबसे पहली बात, सारे पैसे एक कर्ज हैं। लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस बनाते हैं, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन असलियत ये है, हमें से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि असल में पैसे आते कहाँ से हैं। सोचो, ये कागज क्यों पैसा माना जाता है? बस कुछ इमेज नंबर्स हैं, कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी ये पैसा है। और ये कागज कोई ना कोई प्रिंट कर रहा है, ये धरती या आसमान से नहीं आ रहे हैं। पहले टाइम अलग था तो असली सोना और चांदी होता था, लेकिन आज सब कुछ अलग है। जब सरकार को पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई से उधार लेती है, वो भी ब्याज के साथ। अब सोचो, ये आरबीआई या दूसरे सेंट्रल बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं? असल में वो बस इंक और पेपर से पैसे प्रिंट करते हैं। फिर गवर्नमेंट ये पैसे इस्तेमाल करती है स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरी सरकारी प्रोजेक्ट्स बनाने में। ये एक तरीका है जिससे पैसे हमारी इकोनॉमी में आते हैं। जिसको सरकार पैसे देती है वो अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और फिर बैंक वही पैसे किसी और को उधार देती है। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। ये ऐसा ही है कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट पर लोन दूं और अब आप वो पैसे जिसे दें वो वापस पैसे मुझे ही दे दें। मतलब मुझे मेरे पैसे वापस तो मिले ही, साथ में इंटरेस्ट भी मिला। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिससे बैंक पैसे बनाता है। लगभग 90% पैसा सिर्फ कंप्यूटर के डिजिट्स में होता है जो बैंक्स बनाते हैं जब हम अपना पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं। सोचो, जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक वो पैसा सेफ में नहीं रखता, बल्कि उसे किसी और को ब्याज के साथ उधार देता है। यही तरीका है जिससे बैंक्स मेजॉरिटी पैसा कमाते हैं। लेकिन फिर भी जब अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं तो वो दिखाता है कि आपका पैसा वही है और आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। मान लो आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक उनमें से 9,000 किसी और को उधार दे सकता है, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन। इस तरह से बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा जो कि बैंक के लिए इनकम जनरेट करेगा। अब जो 9,000 रुपए उधार दिए गए हैं वो शायद बिजनेस या इंडिविजुअल के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। उनका बैंक फिर से कुछ पोर्शन को, मान लो 8,100 रुपए, किसी और को उधार देगा। इस तरह से आपके ओरिजिनल 10,000 रुपए से इनडायरेक्टली बहुत से ट्रांजैक्शन जनरेट होंगे और इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट होते रहेंगे। इस प्रोसेस को मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो एक्सपोनेंशियल है। 10,000 से 9,000, फिर 8,100 और इसी तरह चलता रहेगा। थियोरेटिकली आपके 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए या उससे भी ज्यादा की वैल्यू जनरेट हो सकती है। डिपेंड करता है बैंक के रिजर्व रेशियो और इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन ये सिस्टम भी अपने रिस्क लाता है। अगर सभी लोग एक साथ अपने पैसे विड्रॉ करने लग जाएं तो बैंक के पास उतना रिजर्व नहीं होगा कि वो सबके पैसे दे सके। इसी को बैंक रन कहते हैं। इसलिए रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के साथ बैंक को ऑपरेट करती है। और आरबीआई के पास इमरजेंसी रिजर्व भी होते हैं जिससे ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। इस तरीके से वो इन 10,000 रुपीज से एक्चुअली इकोनॉमी में वैल्यू जनरेट होती है और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का। ऐसे ही पैसा बन रहा है। इसी वजह से 90% हमारे पैसे असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और सबसे अजीब बात, जैसे ही पैसा प्रिंट होता है वो सरकार और बैंक्स को उधार दे दिया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार और बैंक्स को उससे ज्यादा पैसे वापस करना पड़ता है जो सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये कर्ज कभी भी पूरी तरह से चुकता नहीं होगा। जैसे सोचो, अगर सिस्टम में कोई पैसा नहीं है और आप 10 रुपए का लोन लेते हैं आरबीआई या किसी और सेंट्रल बैंक से, तो उनका जवाब होगा मैं पैसे प्रिंट करता हूँ और तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम्हें 10% ब्याज के साथ 11 रुपए वापस करने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो एक एक्स्ट्रा रुपए आएगा कहाँ से जब सिस्टम में सिर्फ 10 ही रुपए बने हैं? जवाब है कहीं से नहीं। ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। तो इन सिस्टम से बैंक हम आम जनता के पैसे से काफी फायदा उठाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप लोन ले रहे हो या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या फिर बस सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो, बैंक के पास 1000 तरीके होते हैं हमसे पैसे कमाने के। और सबसे बुरा हिस्सा, ये लोग ऐसा करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि बैंक हमसे पैसे कमाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना पैसा रखने देते हैं। तो क्या हो अगर हम इसका उल्टा करें?
यानी बैंक से पैसे लें, उससे लोन लें और उससे प्रॉफिट कमाएं। पर बैंक आपको लोन दे तो देगा, पर उसके बदले में 10 से 24% तक का इंटरेस्ट भी लेगा, और ऐसे ही हम पैसे बना सकते हैं। देखो, मेजॉरिटी लोग लोन लेते हैं कार, बाइक या फोन खरीदने के लिए, पर हमें लोन लेना है इनकम जनरेट करने के लिए। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है तो यहाँ से 20 से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, और ये अमाउंट लोन के इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा है। और ऐसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इस बिजनेस का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, आपका लोन खत्म होने के बाद भी। ऐसे ही रिच लोग अपना बिजनेस बनाते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी ने अपने करियर की शुरुआत एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में किया था। उनका विजन और एम्बिशन उन्होंने मजबूत बनाया। उन्होंने भरोसे और विजन के साथ लोन लेकर रिलायंस इंडस्ट्री शुरू किया। इनिशियल ईयर्स में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया और जल्द ही उनका बिजनेस एक्सपैंड हुआ। लोन्स और क्रेडिट लाइन का स्मार्ट यूज करके उन्होंने रिफाइनिंग, ऑयल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। आज रिलायंस इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ऑपरेट करते हैं। या फिर रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। जब टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया तो इसमें भी फाइनेंशियल लीवरेज का बड़ा रोल था। उन्होंने ब्रिटिश बैंक को बहुत कम प्राइस पे एक्वायर किया, फिर स्ट्रेटेजिकली उन्होंने टर्न अराउंड किया। इसमें शुरुआत में रिस्क था, पर उन्होंने सही बिजनेस और लोन मैनेजमेंट से इस रिस्क को हैंडल किया। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के मोस्ट प्रॉफिटेबल डिवीजन में से एक है। इन दोनों एग्जाम्पल में कॉमन फैक्टर है कि एंटरप्रेन्योर्स ने लोन और फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करके रिस्क लिया, लेकिन साथ में उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई। उनके विजन और उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ने उन्हें अमीर बनने में हेल्प किया। इस तरह से आप भी लोन को इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं और उन्हें वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन एग्जाम्पल्स में जो भी हुआ वो बहुत रिसर्च, प्रॉपर प्लानिंग और कैलकुलेटेड रिस्क के बाद हुआ। दूसरा तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी आप बैंक से लोन लेकर और उसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो। 2012 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने $5.95 मिलियन के पॉलो वॉल्टर के घर को फाइनेंस किया था 30 साल की मॉर्गेज के साथ। अब सोचो, जब वो इतने अमीर थे तो उन्हें लोन क्यों लेना पड़ा? सिंपल है, ये फ्री मनी है। बैंक के मॉर्गेज के इंटरेस्ट रेट इतने कम होते हैं कि कभी कभी ये इन्फ्लेशन से भी कम हो जाते हैं। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1.05% था, जबकि यूएस में एवरेज इन्फ्लेशन 2 से 3% है। मतलब टेक्निकली मार्क जुकरबर्ग फ्री मनी यूज कर रहे थे। अगर आप 7 करोड़ उधार लेते हैं 7% इंटरेस्ट रेट पर और उसे किसी 9% इंटरेस्ट देने वाले किसी फंड में डालें तो आप साल में 63 लाख रुपए कमाओगे, लेकिन सिर्फ 49 लाख ही बैंक को वापस करना होगा। इसका मतलब 14 लाख आपका प्रॉफिट हुआ बिना किसी हार्डवर्क के। पर आप जितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे उतनी ही अच्छी रेट पर आपको लोन मिल सकता है। बैंक्स भी बिजनेस कर रहे हैं, उनका एम है रिस्क को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसलिए जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उन्हें लोन्स अच्छे टर्म्स में मिल सकते हैं। आपको भी अगर अच्छे टर्म पे लोन चाहिए तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाएं। कई तरीके हैं जिससे मिडिल क्लास भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे सिबिल स्कोर को मेंटेन करके। सिबिल या क्रेडिट स्कोर इंडिया में लोन अप्रूवल के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस स्कोर को सुधारने के लिए टाइम पर क्रेडिट कार्ड बिल और किसी भी मौजूद लोन की किस्तें भरें, या आप जमीन या एसेट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेबल इनकम नहीं है तो आप अपनी जमीन या एसेट को कोलैटरल की तरह यूज करके एक सिक्योर लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल इनकम का प्रूफ देकर। बैंक को ये कंफर्म करना होता है कि आप लोन वापस कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए आप अपनी स्टेबल इनकम या जॉब का प्रूफ दे सकते हैं। नेक्स्ट है जिससे आप लोन इजीली पा सकते हैं, वो है कलेक्ट डॉक्यूमेंट। अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप को अच्छी तरह से इकट्ठा करें। ये डॉक्यूमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाते हैं और बैंक के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। अगर आपने किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट किया है तो बैंक आपको थोड़ी अच्छी टर्म्स पे लोन दे सकता है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट को भी कंपेयर करें। अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। ऑनलाइन टूल और कैलकुलेटर का यूज करके सबसे अच्छे ऑप्शन को चुनें, या आप कोसाइनर का सहारा ले सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो किसी फाइनेंशियल स्टेबल इंसान जैसे कि फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को कोसाइनर के रूप में ऐड करके लोन ले सकते हैं। इससे बैंक को आप पर भरोसा होता है और लोन अप्रूवल की संभावना बढ़ जाती है। और एंड में कई लोग बिना पैसे के लोन से ही बिजनेस और इनकम स्ट्रीम बना लेते हैं। वहीं कई लोगों को अगर आप करोड़ों रुपए दे दो तो भी वो कुछ साल में गरीब हो जाएंगे। अंतर है फाइनेंशियल एजुकेशन का। अमीर बनने के लिए सही माइंडसेट होना जरूरी है। जो लोग अमीर बनते हैं उनके पास सही सोच और माइंडसेट होता है। वो कई अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें पैसे को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। इसीलिए वो बैंक के लोन के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो देखें कैसे आप डेट और लोन को मैनेज कर सकते हैं और रिस्क और रिवॉर्ड को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर रिस्क 10% है और सक्सेस के चांसेस 90% हैं, तो देखें कैसे आप इन दोनों के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप अमीरों की तरह सोचना स्टार्ट कर दें तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम सोचने के लिए मौजूद डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फैमिली में हमेशा पैसों की दिक्कत रही, आपके फैमिली रिलेटिव ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो फेल हो गए, जिसने लोन लिया वो कर्ज में डूब गया, तो ये ऑब्वियस है कि आप इन सब चीजों को नेगेटिव वे में देखोगे। पर ऑथर टी हार्वी एकर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में ऐसे 17 वेल्थ फाइल बताई हैं जिन्हें आप रिपीट करो और समझो तो आप भी अमीरों के जैसा सोचने लगोगे। इस बुक को डिटेल एग्जांपल के साथ मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।